दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बदलता दौर लेके मैं एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं और प्रोग्राम बदलता दौर में आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे, आपको उस टॉपिक से भी रूबरू करवाऊंगा और आज के पैनलिस्ट से मिलवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइंस। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग तेज। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी से पूछे सवाल, कहा मसरत आलम को जिन आरोपों पर गिरफ्तार किया है क्यों नहीं करते सार्वजनिक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दूसरा सुरक्षा घेरा बनाने की केंद्र सरकार की योजना। लीबिया में समुद्र में जहाज डूबा, 700 लोगों के मरने की खबर। मैरी कॉम को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का मिला अवार्ड। और आईपीएल में राजस्थान रॉयल ने चेन्नई को हराकर 5वीं जीत की दर्ज और मुंबई के 12 ओवरों में 107 रन पर 1 विकेट आउट। और हेडलाइंस के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपको बताऊं कि जो आज का हमारा टॉपिक है, स्पेसिफिकली ये एक टॉपिक है जो आरपीडी बिल में कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे, स्पेशली राइट टू मैरिज की, राइट टू फर्टिलिटी की और राइट टू रिप्रोडक्टिव राइट्स की। तो इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरा पैनल मौजूद है। I have got Shalini ma'am, head of Center for the Female in NAB. She is also recipient of many awards, working on the same subject from a decades. Ma'am, welcome. Thank you, Danish. Center for Blind Women is the name. National Association for the Blind India का unit है. Exactly. And joining first time well-known activist and lawyer Roma Bhagat ji. मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दानिश। एंड ज्वाइनिंग मी प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल सरोजिनी नायडू दिल्ली, मिस्टर संसारी लाल शर्मा जी। सर वेलकम। एंड वन ऑफ द रेगुलर पैनलिस्ट मिस्टर अन्नावरम, द सोशियोलॉजिस्ट इन हैदराबाद यूनिवर्सिटी। हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टुडे। सर वेलकम। थैंक यू दिनेश एंड सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से नमस्कार जी। तो हम तीनों पर बात करेंगे, तीनों जैसे मैंने डिस्कशन में बताया, तो वन बाय वन हम इसको कवर करते हैं। शालिनी मैम, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं। ये राइट टू मैरिज क्या है एक्चुअली? राइट टू मैरिज किस तरीके से हम इसको देखते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि ऑलरेडी राइट टू मैरिज तो सबको है, फिर आरपीडी बिल में स्पेसिफिक राइट टू मैरिज का मतलब क्या ये दर्शाता है? दानिश, हालांकि मुझे ऐसा लगता है ये टॉपिक ज्यादा रोमा जी का है, बट व्हाट आई वुड लाइक टू काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस हियर इज कि राइट टू मैरिज, राइट टू फर्टिलिटी, राइट टू लाइफ, मुझे ये तीनों के तीनों यूएनसीआरपीडी में इंटरकनेक्टेड लगते हैं जी, जिसमें कि मानवाधिकार के हिसाब से हर एक को बराबर हेल्दी जिंदगी का अधिकार है और जिसके अंदर की हमारी सेफ सेक्सुअल लाइफ भी आती है। एक्चुअली जितने लोग जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल या मेंटल डिसेबिलिटीज के लोग हैं, उनका ये अधिकार हनन ज्यादा होता है जी, और इसलिए इसको सीआरपीडी में डेफिनेटली स्पेशल मेंशन भी दिया गया है और इसका ध्यान रखने के लिए बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है आजकल। बहुत सारे एक्टिविस्ट आपस में बातचीत करके और कुछ रिसर्चर्स भी हुई हैं जी। जी मैम, आई थिंक वी लॉस्ट लाइन विद यू। रोमा मैम, हेलो जी। हाँ, आई थिंक दानिश ऐसा है कि मैं ये कहना चाहूंगी जी
कि एक्चुअली ये जो राइट टू मैरिज, फर्टिलिटी और हमारी सेक्सुअल इंटेग्रिटी है, वो बेसिकली एक ऐसा राइट है, जैसे इसकी शालिनी ने कहा, वो ज्यादातर जो लोग मेंटली चैलेंज, जिनको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज कहते हैं या मंद बुद्धि, या जो लोग साइकोसोशल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि मेंटल इलनेस, जिसको हम आम भाषा में पागलपन कहते हैं, ये उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है और इस वजह से बिल में इंक्लूड किया गया है। लेकिन हमने ये देखा है कि जैसे मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि कहीं पर आकर ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर डिसेबल्ड औरत को कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट करता है। मैं इसमें आपको अपनी ही बात कहना चाहूंगी कि जब 2001 का सेंसस हो रहा था, तो जो सेंसस एन्यूमरेटर, हेलो जी 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 कंटिन्यू। तो सेंसस, हाँ, जो सेंसस एन्यूमरेटर थे जब मेरे घर आए और जब मैंने उनसे कहा कि मैं डिसेबल्ड हूँ और आप इसको लिखिएगा सेंसस में, तो उन्होंने पहले कहा कि मैम आप तो लॉयर हैं। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। तो तब उन्होंने कहा कि मैम आप इनकम टैक्स देती हैं। तो मैंने कहा हाँ, पर मैं फिर भी विजुअली इम्पेयर्ड हूँ। तो उसके बाद फाइनली उन्होंने कहा लेकिन मैडम आप मैरिड भी हैं और आपके बच्चे भी हैं। तो कहीं ना कहीं आकर ये एक बात जो है कि ये हर इंसान जो मेन स्ट्रीम होता है उसके दिमाग में रहती है कि जो इंसान डिसेबल्ड है, कहीं ना कहीं उसका राइट टू फैमिली नहीं है, उसका राइट टू मैरिज नहीं है। तो जब हम इस नजरिए से देखते हैं और जब हम एक कॉन्टेक्स्ट में सोसाइटी को देखते हैं, तो ये जो सिचुएशन है ये मतलब डिसेबल्ड मर्दों को भी इम्पैक्ट करती है। लेकिन क्योंकि औरतें जो हैं उनकी ऑलरेडी एक रंग ऑफ डिसेबिलिटी पहले ही हो जाती है, बिकॉज जेंडर डिसेबिलिटी जो होती है, तो उसमें जो आता है ना वो डबल डिसेबिलिटी समझ लीजिएगा हो जाती है। तो उसको ओवरकम करने में उनको उतनी ज्यादा मुश्किल होती है जी। तो ये मतलब एक बहुत और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि इसको कोई पर्टिकुलरली जैसे जो फिजिकल डिसेबिलिटीज रहती हैं, जो मतलब जिसको हम कहते हैं कि मतलब विजुअल या हियरिंग या फिजिकल लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं मतलब सोच रहती है, लेकिन ये उभर कर नहीं आता है। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल मैम, सही तो ये उभर कर नहीं आता है, इसलिए ना एक और अजीब सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जो ये होती है कि जब आप किसी चीज का नाम ही नहीं लेंगे ना, उस चीज से आप डील कैसे करेंगे? जी बिल्कुल। इससे पहले कि मैं अन्ना ब्रह्म सर और प्रिंसिपल साहब के पास जाऊं, शालिनी मैम आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी, और आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि किन परिस्थितियों में ऐसा प्रॉब्लम्स हमें आती है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां हमें ये राइट टू मैरिज जरूरत इसकी महसूस होती है? राइट टू मैरिज की जरूरत बहुत सारे केसेस में है, जहां पर फिजिकली या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड के जो अभिभावक हैं या पेरेंट्स हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं ये समझ के चलते हैं कि इन लोगों को शादी की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत केसेस होते हैं, लड़कियों के साथ भी और लड़कों के साथ भी, जहां पर बहुत लड़कियों का ये राइट डिनाई किया जाता है, निगेट किया जाता है फैमिलीज में, स्पेशली जब उनके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, जहां पर भाई या भाभी या दूसरे जो गार्डियंस हैं वो ये समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक ब्लाइंड लड़की एक ब्लाइंड लड़के के साथ शादी करना चाहती है, दे फील दैट दिस इज गोइंग टू ब्रिंग एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन देयर हेड। ऐसे बहुत केसेस होते हैं जहां पर वो राइट डिनाई करते हैं उनको कि शादी करिए आप, लेकिन साइटेड मिलेगा तो करिएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है जी। या उन्हें ऐसा लगता है कि 1 मिनट 1000 रुपए का नॉर्मल पिक्चर, या उन्हें लगता है कि शादी करने के बाद बच्चा पैदा होगा तो उसका ध्यान कैसे रखेंगे, उसकी जरूरत नहीं है, इनको कॉन्ट्रासेप्शन करा दी जाए, इनकी नसबंदी ऑलरेडी करा दी जाए। ऐसा भी बहुत बार होता है। तो जैसे ही आप एक अनमैरिड लड़की की जबरदस्ती नसबंदी कराते हैं,
जबरदस्ती एज इन, देखिए बहुत बार तो क्योंकि लड़कियों को एक्सपोजर नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है नसबंदी का मतलब क्या है, और अगर जाके मेरा ऑपरेशन करा दिया गया तो किस चीज का कराया जा रहा है, तो उन्हें ये समझ ही नहीं आता है कि उनका राइट टू फर्टिलिटी खत्म कर दिया गया है शादी से पहले ही, और यू नो विच इन डायरेक्टली ऑल्सो डिनाइज यू योर राइट टू मैरिज टू और योर राइट टू फर्टिलिटी टू। राइट टू मैरिज डिनाई बहुत तरफ ये भी हो, ऐसा जैसा मैंने बताया, घर वाले ही नहीं चाहते बहुत बार कि लड़कियां शादी करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एक ब्लाइंड मैच सामने से आता है तो वो भी मुझ पर निर्भर है, ये तो निर्भर है ही, वो भी मुझ पर निर्भर है, इससे आगे वो उनके सेक्सुअलिटी या रिप्रोडक्शन के राइट्स को सोचना ही नहीं चाहते। जी बिल्कुल, हम इस पे बात करेंगे। और आज हजारों की तादाद में जो लिसनर सुन रहे हैं, मेरी उनसे यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा आप इस डिस्कशन को लोगों को सुनाएं और खुद भी एजुकेट हों और बाकियों को भी करें, ताकि पूरा ये टॉपिक है क्या, क्योंकि मैंने डिस्कशन के दौरान ही कम से कम मैंने 30 लोगों से बात की है और उन्होंने आउटराइटली कहा है कि हमें इस टॉपिक की कोई नॉलेज नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेटेड पीपल नाउ। Educated people have denied that they don't have the knowledge regarding this, so I'm not talking about illiterate or those people who are not educated. Well, Annavaram sir, RPD बिल में ये जब हम बात कर रहे हैं राइट टू मैरिज एंड फाउंड अ फैमिली, तो क्या ये एक दूसरे को डिफर करते हैं? और राइट टू मैरिज एंड फाउंड अ फैमिली, what does it mean by? जी Annavaram sir. Yeah, now fine. That's a very important concept. मुझे मैं ये भी कहना होगा, I think if at all the RPD bill has taken anything directly from the UNCRPD, it is this clause, because UNCRPD में United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities has a huge section on the rights of women with disabilities. There is a huge focus on it. I think thanks to some of the women activists, disabled women activists, this clause has been taken. But आपका जो प्रश्न है, मुझे लगता है कि there is a distinction. Right to marriage, by the way, let me tell you, when it comes to disabled, right to marriage is concerned not only with women but also with men as well. There are many instances. Most of the time these things don't come out, but there are many instances where well-qualified, employed, disabled men themselves indirectly face a problem of getting marriage. This is from their families, from their peer groups, a lot of reasons behind it. I think that should be kept in mind, because when it comes to right to marriage in general, this problem is treated as a problem of women. But when it comes to disabled, I think this is a problem not only for women but also for men. Secondly, when it comes to right to found a family, even if one gets married, I don't think that automatically leads to the founding of a family. As I think Shalini was rightly speaking out, आपका मैरिज हो गया, लेकिन आपका पेरेंट्स को ये एकदम विलिंगनेस नहीं है कि आपको बच्चा होए. If your parents or if your siblings don't like you to have children, it means your right to marriage is granted, but your right to found a family is deeply violated. There is a distinction. I think that distinction has to be remembered. Exactly. Because in many cases, what happens? In many cases, parents themselves find candidates they like, not the candidates their children like, and then finally they take a decision whether their children should have children or not. And in some senses, they are deciding whether their children should found families or not. Yeah. So in that way, I think RPD bill has a very crucial. This is one of the beautiful sections I really like in the RPD bill, because I'm saying this because the RPD bill really has very few appreciable. One of those beautiful things is this. Okay. थैंक यू जी. प्रिंसिपल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब राइट टू मैरिज और फाउंड फैमिली की बात आती है, तो किन बातों के आधार पर डिसेबल लोगों को ये राइट टू मैरिज का जो राइट है देना चाहिए? क्या बातें हैं जो स्पेसिफिक करती है डिसेबल को एक मेन स्ट्रीम से, जिनके आधार पर राइट टू मैरिज हम ये सोचने पर निर्भर करते हैं कि भाई कि ये राइट मिलना चाहिए?
जी प्रिंसिपल सर, आप सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हो सकता है कि कंट्रोल एम दबाना भूल गए। जी आई थिंक इट्स कॉल। जी रोमा मैम, आप इस पे हमें बताना चाहेंगे लिसनर्स को? हाँ देखिए, ऐसा है कि जो मिस आनावरन और शालिनी ने बोला, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। इनफैक्ट हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पर एक ब्लाइंड लड़की है, उसकी मदर मुझे लेकर, मतलब उसको लेकर आई मेरे पास ये कहने के लिए कि ये जो लड़की है ये शादी करना चाहती है। तो मैंने कहा कि ये लड़की, मतलब मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा कि आप क्या करती हैं? तो उसने कहा कि मैम एक्चुअली मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है। तो उसकी मदर ने एकदम से, मतलब कॉन्वर्सेशन में इंटरफेयर करके बोला कि ये जो लड़की है इसको रिजर्वेशन पे जॉब मिली है। तो मैंने कहा कि ठीक है, रिजर्वेशन पे जॉब मिली है, इसका मतलब इसने पढ़ाई करी होगी। तो कहने लगी हाँ, इसको तो कॉलेज में जो एडमिशन था वो भी रिजर्व कोटा में मिला। मैंने कहा ठीक है, तो आप क्या चाहती हैं कि शादी में भी कोई रिजर्वेशन होना चाहिए तभी उसकी शादी हो सकती है? तो कहने लगी कि नहीं, अब इसको जॉब भी मिल गई है, सब कुछ हो गया है, अब ये क्यों शादी करना चाहती है? आफ्टर ऑल यू नो, हम नहीं चाहते कि हमको और कोई मुसीबत झेलनी पड़े। तो मैंने कहा मैं समझी नहीं, मुसीबत क्या झेलनी पड़ेगी? मतलब ऐसी कॉन्वर्सेशन जो होती है ना, तो मतलब उसकी मदर, मैंने कहा कि देखिए आपकी बेटी शादी करना चाहती है, शायद उसके माइंड में कुछ है, हम उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? आफ्टर ऑल अगर वो अपनी स्कूल में जॉब कर सकती है तो श्योरली वो हमें कुछ अपने सपनों के बारे में, कुछ उसकी एस्पिरेशंस हैं उसके बारे में वो खुद बता सकती है। आपने उससे पूछने की कोशिश करी? तो वो लड़की फिर अपने आप ही कहने लगी कि मैम ऐसा है कि मैं शादी करना चाहती हूँ और मैं मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हों, लेकिन मेरी फैमिली को लगता है कि अब मैं आत्मनिर्भर हो गई हूँ, मतलब मैं अपने पैसे खुद कमाती हूँ, तो मुझे उसी में खुश रहना चाहिए और मुझे आगे कुछ नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशंस जो है ना बहुत आती हैं। अब कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं कि जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं देखो हमने मना किया था, इसने जबरदस्ती शादी कर ली, अब हमको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वो शादी चल नहीं पाई, टिक नहीं पाई, फलाना निगाना। और फिर हम लड़की से जब पूछते हैं तो लड़की कहती है कि मैम ये मैंने कहा था कि हाँ मुझे शादी करनी है, लेकिन इन लोगों ने जब मेरी शादी कराई तो जबरदस्ती कराई किसी ऐसे लड़के से जो इनकी नजरों में ठीक था, जबकि मैं कह रही थी कि मुझे ये इस लड़के से शादी नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं पर जो शादी का मुद्दा आता है उसमें नॉट ओनली जो हमारी डिसेबल्ड विमेन है उनकी राय नहीं पूछी जाती है, उनसे बात नहीं की जाती है। अगर वो खुद आगे बढ़कर बात करती, जो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो उनकी बात एकदम से काट दी जाती है। और अगर वो थोड़ा सा ज्यादा प्रेशराइज करे, जैसे ये जो लड़की थी जिसकी मदर मेरे पास लेकर आई उसको कि ये शादी करना चाहती है, तो मतलब वो लड़की आफ्टर ऑल एक स्कूल टीचर थी, वो अपनी खुद समझ सकती थी, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मदर को लगा कि मैंने एक लॉयर के बारे में सुना है तो मैं उनसे जाकर बात करूं। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए ऐसा है कि आप तो बिल्कुल गलत जगह पे पहुंच गई, क्योंकि मैं तो कभी नहीं कहूंगी इसको शादी नहीं करने के लिए, मैंने खुद शादी करी जबकि मैं खुद विजुअली इम्पेयर्ड हूं, तो मेरे हिसाब में तो कोई उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी ऐसा चाहते हैं। और कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कई बार क्या होता है कि जब बहुत लोग स्ट्रेस में होते हैं या एक्साइटेड हो जाते हैं तो कई बार सच बात भी बाहर निकल कर आ जाती है। तो 2-3 बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे एक बेटी थी, उनके ब्रदर मेरे पास उनको लेकर आए और उनके मुंह से निकल गया कि हमने इसको पढ़ाया लिखाया, हमने इसको एजुकेट किया, सब कुछ किया, फिर इसने जाकर शादी कर ली और अब मतलब
हम इतने सालों से, मतलब ये अपनी सैलरी खुद ही यूज कर रही थी। जैसे कि उनका हक है उसकी सैलरी के ऊपर, और कहीं ना कहीं उसने उनके अधिकारों का हनन किया है अपनी सैलरी खुद यूज करके। और अब जब उसके ऊपर, मतलब इस केस में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो अब वो मतलब उसके ब्रदर ये चाह रहे थे कि वो वापस उनके पास आकर उनके साथ रहे। और लड़की जो थी उसने मुझे फोन करके कहा कि मैम मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और उस लड़की ने मुझे कहा कि मैम मैं डरती हूँ अपने ब्रदर के घर में जाने से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अलग रहकर, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनकी परवरिश ठीक ठाक कर सकूंगी, क्योंकि मैं अपनी सैलरी पे गुजारा कर सकती हूँ, मेरी जॉब इज रीजनेबली वेल पेड। लेकिन अगर मैं अपने ब्रदर के घर चली गई तो क्या होगा कि मेरी सैलरी जो है मेरा ब्रदर टेक ओवर कर लेगा, और मेरी भाभी मुझे पॉकेट मनी देंगी अपने बच्चों को पालने के लिए। Exactly. I reported some incident in Punjab and UP. I reported such incidents while preparing for my discussions. अभी शालिनी मैम और आपने काफी पॉइंट्स इसमें बताए हैं, और जब हम अनाबरम सर ने भी अभी कहा कि ये नाइस सेशन इनको एक लगा, लेकिन एक पॉइंट जहां ये क्वेश्चन जो आता है कि आरपीडी बिल में ये सारे प्रावधान दिए गए हैं, एग्रीड, पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आरपीडी बिल में जो संशोधन हुए हैं इसमें ये फेल हो गए हैं इस राइट को, राइट टू सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस या फिर मैरिटल रेप? तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ये भी कि औरतों को राइट मिले इसके खिलाफ लड़ने का, तो इस पर क्या कहेंगी आप? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग बिल्स के लिए बैठ रहे हैं, I would really like to excuse myself and pardon me if I am being a little more harsh on the activists who have sat down on the bill making. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी सेक्सुअलिटी की साइड है पीपल विद डिसेबिलिटीज की, और राइट टू मैरिज, राइट टू फैमिली की जो साइड है, ये बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड और अंडर रेटेड रही है अभी तक। Exactly. बहुत ज्यादा लोग ना तो इस पे चर्चा की है, ना तो इसके बारे में जाकर कुछ शोध किया है। जैसा कि रोमा ने अभी आपको बहुत क्लासिक केसेस बताए हैं, हैदराबाद से जो सर मेंशन कर रहे थे कि मेन का भी राइट हनन होता है, लेकिन कितने लोगों ने जाकर इस बात को समझा होगा? आई रियली वंडर। तो मैं उस दिन भी रोमा जी के साथ बैठी हुई ये बात कह रही थी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी जुडिशरी भी इस बात को नहीं समझती है, पीपल विद डिसेबिलिटीज की टेक्निकलिटीज को और उनके राइट्स को नहीं समझती है। तो जो एक्टिविस्ट हैं या जितने लोग बैठकर इस बिल को ड्राफ्ट किए होंगे, मुझे सच में ऐसा महसूस होता है कि सेक्सुअलिटी के ऊपर उन लोगों ने उतना शोध कार्य, उतना ढूंढने का काम नहीं किया है। तो इट्स नॉट ओनली सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट violation of sexual rights, you know, there are so many things which have not been counted in the RPD bill. I mean, जैसे कितने सारे men हैं जो आपके सामने बैठकर आपको बोलेंगे, blind men especially, जहाँ तक मैंने सुना है, कि वो किसी और से शादी करना चाहते हैं या किसी और तरीके से जिंदगी बसर करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स का इतना प्रेशर है कि उन्हें ऐसे ही रहना है, उन्हें इससे शादी करनी है, उन्हें साइटेड से ही शादी करनी है, उन्हें बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना है। लड़कियां तो फिर भी आके आपको अकेले में बात बता लेती हैं अपनी, लेकिन मैंने नहीं देखा है कि बहुत सारे मेन विद डिसेबिलिटीज अपनी इस बात को बहुत ज्यादा ओपन कर पाए हैं दूसरों के सामने, और उनके साथ क्या सेक्सुअल वायलेंस होती है उसके बारे में बोल पाए हैं। आई एम वेरी श्योर सेक्सुअल वायलेंस के विक्टिम्स केवल विमेन नहीं होती जी, मेन भी होते हैं। exactly. और इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं की गई है। आरपीडी बिल को एक क्योंकि हमें बिल को बनाना है सीआरपीडी से लेकर, तो हमने एक काम पूरा किया है लेकिन उसके ऊपर कार्य पूरा नहीं किया जी। दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली। और मैं आई डोंट नो कि जब भी जो आरपीडी बिल बना रहे होते हैं वो कहते हैं कि हमने बहुत लोगों से चर्चा की, बहुत लोगों से पूछा, बट एटलीस्ट आई नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आई स्पोक टू द कॉमन पीपल in disabled sector, so they said we never know even if somebody is being prepared for us. तो I don't know with किन लोगों के साथ बात होती है और कहाँ होती है।
अगर मैं जरा सा इसमें इंटरजेक्ट करूं दानिश जी, इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअली थोड़ा सा इशू इस बात का होता है कि हम बिल में क्या डाल सकते हैं, हाँ हम बिल में क्या डाल सकते हैं या एक्ट में क्या ला सकते हैं और क्या चेंजेस हमें एक सोशल लेवल से एक डायलॉग या कोर्स शुरू करके लाने हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जो बात शालिनी कह रही है वो 100% सच है। एक्चुअली मेरी कुछ जब डिसेबल्ड मेन से बात हुई थी तो उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है वो ये है कि क्योंकि वो डिसेबल्ड होते हैं, जैसे ब्लाइंड हैं, तो उनकी फैमिलीज का ये नजरिया होता है कि अब इसकी शादी तो करनी है, बिकॉज अगर इसकी हमने शादी नहीं करी तो इसकी देखभाल कौन करेगा। अब जब वहाँ देखभाल का ख्याल आता है तो ऑटोमेटिकली एक साइटेड औरत के साथ में शादी करे तो इसका देखभाल मतलब इसकी देखभाल हो पाएगी, तो वो क्वेश्चन आता है। अब वहां से चलकर सोच निकलती है, वो ये निकलती है कि ये ब्लाइंड है, जो साइटेड औरत है वो इसके तबके की या इसके स्टेटस की इससे शादी नहीं करेगी, वो क्यों करे। तो इसलिए हमें एक डिफरेंट स्टेटस से शादी की औरत ढूंढकर इससे शादी करनी होगी, बिकॉज वो साइटेड है। तो बहुत सारे जो ब्लाइंड मैन हैं उनका ये कहना है कि हमको ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि हम एक मतलब हम एक लाइफ पार्टनर चाहते हैं, हम एक आया नहीं चाहते हैं। एक फर्क रहता है। तो अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो आई डोंट वांट अ पार्टनर जो मेरी सोच से या मतलब अगर मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है कि मेरा पार्टनर इलिटरेट है, वो अलग बात है, लेकिन अगर मेरी सोच ऐसी है कि मेरा पार्टनर लिटरेट होना चाहिए बिकॉज आई एम लिटरेट, या मुझे एक पर्टिकुलर टाइप का इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन चाहिए, तो मैं उस शादी से राजी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनकी जो शादी है वो एक साइटेड लड़की को देखकर, चाहे उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो या ना हो, वो लिटरेट हो या ना हो, कर दी जाती है। और कहीं उनको इस बात से बहुत तकलीफ होती है। तो ये बात तो मैं शालिनी से 100% सहमत हूँ कि विमेन ही नहीं, मेन का भी इस केस में बहुत जबरदस्त उनके अधिकारों का हनन होता है। बट कहीं मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए ऐसा है कि जब भी किसी के अधिकारों का हनन होता है और पर्टिकुलरली एक ऐसी सिचुएशन में, और जब एक एजुकेटेड आदमी हो या एक एजुकेटेड लड़की हो, तो कहीं ना कहीं वो आदमी या वो लड़की दबाव में आकर ये काम इस काम में सहमति देते हैं, ठीक है ना। तो एक सिचुएशन ये होती है कि एक कंसेंटेड वायलेंस को हम कहते हैं ना, हो जाती है। तो मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि 100% मेरे हालात मुझे कंपेल करते हैं, कहीं ना कहीं उससे मैं भी आसान रास्ता ले लेती हूँ। तो ये जो सोच है ना, ये हमारी को में भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आसान रास्ता लेने से जो प्रॉब्लम्स है उनका हल नहीं निकलता। जी एग्जैक्टली, प्रॉब्लम माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। और मुझे आगे भी काफी हमें क्वेश्चन करने हैं कवर अभी, राइट टू फर्टिलिटी और राइट टू रिप्रोडक्शन क्या है। एक सवाल छोटा सा मैरिज को लेके है, एक छोटा सा सवाल अनवरम सर। शालिनी मैम मैं आपसे अभी आता हूँ, अनवरम सर के बाद आपसे हम बात करते हैं। अनवरम सर क्या ये सॉरी जी मैम नहीं एक्चुअली क्योंकि हम राइट्स की बात कर रहे थे, सॉरी टू इंटरप्ट हियर। बिल्कुल रोमा, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दैट अमेजिंग पॉइंट ऑफ टेकिंग शॉर्टकट्स इन लाइफ। लेकिन एक और जो बहुत ही अमेजिंग बात है, जो बहुत सारे ब्लाइंड मैन आकर बताते हैं कि मैम शादी तो मुझे करनी, 5 साल से एक व्यक्ति मुझे कह रहा है मुझे शादी करनी है, तो मैं बोल रही हूँ भाई ब्लाइंड लड़कियां हैं, शादी करिए। नहीं, साइटेड से ही करनी पड़ेगी। आई सेड देखिए अब उसमें तो मैं मदद नहीं कर सकती हूँ, पर अगर आपको 5 साल से नहीं मिल रही लड़की तो आप क्यों नहीं कंसिडर करना चाहते हैं ब्लाइंड लड़की। तो ये सेज कि अगर मैंने ब्लाइंड लड़की से शादी कर दी तो मेरे घर वाले मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। नाउ दिस होल सिनेरियो ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी आल्सो कम्स विद इन दैट। जी बिल्कुल, हाँ ये बात तो मैं भी कहना चाहूंगी कि इनफैक्ट मैंने काफी लॉबी करने की कोशिश करी थी कि डिसेबिलिटी बिल में राइट टू प्रॉपर्टी जो है जिस तरह से
वाइफ्स का मतलब स्टैट्यूटरीली हमने ये करा है कि वाइफ को आप कम से कम जितना उसको सक्सेशन से मिलता है उतना देकर ही जाएंगे। वो डिसेबल्ड के लिए भी होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे डिसेबल्ड लोग जो है ये मैरिज में ही नहीं अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है कि उनको प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाता है और किसी और को उनके लिए उनकी हिस्से की प्रॉपर्टी देकर बोला जाता है कि आप इनका ख्याल रखना। तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी बिल्कुल। नहीं, मुझे लगता है और इस बिल में हमने इस सेंस में हमने एक्चुअली आरपीटी बिल में डिसेबल्ड लोगों के साथ एक बहुत इनजस्टिस किया है कि हमने राइट टू प्रॉपर्टी को उनके लिए मतलब सिक्योर नहीं किया है। एग्जैक्टली सही, यही और अगर आप लोगों का एग्रीमेंट मेरे साथ हो तो अगर हम क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है और मुझे काफी मैसेज आ रहे हैं, बाय द वे आपको काफी ग्रीटिंग्स आ रही हैं खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान से लिसनर से, तो अगर आप लोगों का कंसेंट हो मेरे साथ तो अगर हम पूरा एपिसोड कवर नहीं कर पाते हैं तो आप अगले संडे भी कृपा करके अपना टाइम दें ताकि हम विस्तार पूर्वक इन राइट्स के ऊपर बात करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें। आई होप यू ऑल विल बी एग्रीड विद मी। आई एम एग्रीड। हाँ बिल्कुल, जरूर। जी अन्नावरम सर, हम इस पे बात करते हैं और आगे क्या ये जो राइट टू मैरिज है, हम राइट टू प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे और ये बहुत अच्छा पॉइंट रेस गया है और बहुत महत्वपूर्ण, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टुडे रेस्ड बाय पैनलिस्ट। अन्नावरम सर, क्या राइट टू मैरिज के अंदर राइट टू डिवोर्स और राइट टू सेपरेशन का भी अधिकार मिलता है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछे आपने कि राइट टू मैरिज इज more than anything else, I think, is a sanctimonious agreement. Somebody told me some time ago, right to marriage means right to live together. If right to live together is granted, I don't think you have a right to separation. But आप अगर इतिहास को देखा जाए, I think the right to divorce and the right to separation are part of the individual rights. Of course, they were not part of the Indian blood, but perhaps due to the extreme interpretation of the Western understanding of the right to individuality, वो लोगों को एक समय के साथ ऐसा लगा था कि भाई अगर एक आदमी के साथ हम नहीं जी पाएंगे तो हम ये हक भी चाहिए कि हम सेपरेट हो। I think that was a kind of understanding, particularly in the American context. Then you have a right to divorce. Now that, interestingly, that now gets applied after the Indian Penal Code comes to existence after 1951, so on and so forth. But अगर ये disabled situation को apply किया जाए, I think it can have very, very different kind of implications. अगर for example एक disabled and non-disabled get married together, who has a right to divorce and whose right should be respected? Because courts का भी इस interpretation में मुझे नहीं लगता इतना progressive understanding हुआ, because the situations most of the time go unnoticed. But as far as I am concerned, I don't like to call it to be a right to divorce or right to separation, but in the right to marriage we have a freedom for separation and freedom to be apart. Because I think it would be unfair to say right to divorce and right to separation once you agree right to live together. So therefore they are only individual freedoms, but I'm not still sure. Maybe the learned advocate might tell us to what extent these rights can have real implications when it comes to marriage, because marriage is an agreement. I mean, it's a lifetime agreement if I'm not wrong. जी बिल्कुल। और रोमा मैम, एक लिसनर का क्वेश्चन है, ये भी साथ में अब अपनी बात रख देना। क्या ये जो राइट टू मैरिज है, क्या इनडायरेक्टली ये राइट नॉट टू मैरी को प्रोटेक्ट कर रहा है? ये राइट टू जो मैरिज है, देखिए ऐसा है कि डिसेबल्ड वर्ल्ड में हम एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम अपनी यूएनसीआरपीडी को ही देखें ना, तो अगर हम उसको ब्रेक डाउन करें, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसा राइट नहीं है, यूएनसीआरपीडी में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है, कोई ऐसा नया राइट नहीं दिया गया है जो पहले मतलब नॉन डिसेबल्ड वर्ल्ड में अगर हम देखें वो राइट अवेलेबल नहीं था। तो इसमें जो बहुत सारे जो सेक्शंस हैं, जैसे कि जो सेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर है, जो राइट टू एजुकेशन है, जो चाइल्ड राइट्स पे सेक्शन है, जो विमेन राइट्स पे सेक्शंस हैं,
वो अगर हम देखें तो ऑलरेडी उसमें यूएन कन्वेंशन एग्जिस्टिंग थी, ठीक है। तो कहीं पर हम लोग जब इस यूएनसीआरपीडी को ही देखते हैं तो हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हम रियलाइज करते हैं, वो ये है कि जब डिसेबल्ड लोगों को आम दुनिया एक नजर से देखती है तो वो इस नजर से देखती है कि इन लोगों को ये सारे राइट्स जो हैं ये नहीं है, और क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि ऐसा होता है इसलिए यूएनसीआरपीडी की हमें जरूरत पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि जब हम राइट टू मैरिज की बात करते हैं, क्योंकि राइट टू मैरिज आम दुनिया में आम लोगों के लिए एक बहुत कॉमन राइट है, और यहाँ पर हमें उसको बहुत स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ रहा है, तो करेक्ट है कि एक सोच है जो राइट टू नॉट मैरी के दायरे में प्रिवेल करती है, ये तो हम मानकर चलेंगे। पर मैं एक चीज जो बहुत अहम है वो अन्नावरन सर के कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत राइटली कहा कि राइट टू मैरिज इज अ राइट टू मैरिज फॉर लाइफ। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इसमें एक पहलू और भी है, और वो ये है कि जैसे घरेलू हिंसा है, ठीक है, या और दूसरी टाइप्स ऑफ वायलेंस है, तो वो मेरा इंडिविजुअल राइट है कि कोई भी प्रकार की हिंसा मेरे साथ नहीं होनी चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि मैरिज के दायरे में ऐसी हिंसा होती है, घरेलू हिंसा पर्टिकुलरली मैरिज के दायरे में बहुत विमेन के साथ पर्टिकुलरली बहुत तादाद में होती है, और ये एक नॉन डिसेबल्ड का डिस्टिंक्शन नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड ये एक औरत के साथ में रेगुलर फीचर है कि घरेलू हिंसा होती है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम डिसेबिलिटी को देखें तो डेफिनेटली कहीं पर ये चीज जो है, ये हम जिसको हम डबल मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं, उससे ये जो घरेलू हिंसा है उसका भी डबल से ज्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़कर एक वो हो जाता है। तो इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि राइट टू मैरिज के अंदर हम इस बात को समझें कि राइट टू मैरिज, आई हैव अ राइट टू अ गुड मैरिज, I also have a right to put an end to a bad marriage. And कई बार डिसेबल्ड के साथ में पर्टिकुलरली बहुत सारी ऐसी बातें उभर कर आती है कि मेरे पास ही एक मदर आई थी और वो सरपंच थी अपने गांव की, वो अपनी डिसेबल्ड बेटी को लेकर आई थी, और उनका ये कहना था कि तो क्या हुआ, ये लड़की तो ब्लाइंड है, तो क्या हुआ अगर थोड़ी बहुत मारपीट सहनी भी है तो इसको शादी में तो रहना चाहिए ना, अब इसकी शादी हो गई है उसके लिए भी इसको मतलब ग्रैटिट्यूड नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक नजरिया जो है ये एक बहुत मतलब इट्स अ रियली सैड वे ऑफ लुकिंग एट अ डिसेबल्ड पर्सन, और उनको क्या अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और फिर मैं जो शालिनी मैम ने पहले पॉइंट उठाया था तो उस पर हम चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि जब आपका एग्रीमेंट मिला कि अगले एपिसोड में हम राइट टू फर्टिलिटी और राइट टू रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो आज के एपिसोड में हम राइट टू मैरिज और सेक्सुअल वायलेंस की बात करते हैं। आपने शालिनी मैम बहुत अच्छा पॉइंट उठाया ये सेक्सुअल वायलेंस का, और ये हमने देखा कि इवन अगर हमारी इंस्टीट्यूट्स में भी काफी हो रहा है जिसके बारे में लड़कियों को या लड़कों दोनों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो रीजंस बेसिकली आपको क्या लगते हैं? हमने देखा कि इसमें कोई ज्यादा स्पेसिफिकली दिया नहीं हुआ आरपीडी बिल में, क्या रीजंस लगते हैं कि ये पूरा होल चैप्टर गायब हो गया आरपीडी बिल से, माइंड में ही आया नहीं किसी के? जी शालिनी मैम आप हैं? आई थिंक शालिनी मैम वी लॉस्ट द लाइन। जी अनावरम सर आप कंटिन्यू करें। जी अनावरम सर। मेरे कंप्यूटर का थोड़ा जी अभी आपकी आवाज आ रही। जी प्लीज थोड़ा रिपीट करेंगे क्वेश्चन। हम जब सेक्सुअल वायलेंस की बात कर रहे हैं तो हमने रिपोर्ट की है काफी विद इन अवर इंस्टीट्यूट्स, तो क्या रीजन है कि ये होल चैप्टर इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया आरपीडी बिल में? अगर हम जनरली बात करें तो ऐसे तो राइट टू मैरिज भी दिया गया है, जनरली भी है सबको, वेदर राइट टू मैरी और राइट नॉट टू मैरी।
तो इस ये होल चैप्टर गायब क्यों हो गया? जो आरपीडी बिल ड्राफ्ट कर रहे थे, इतना बड़ा इशू क्यों स्किप हो गया, क्या लगता है आपको? सही में धनुष जी, मुझे लगता है कि perhaps firstly इस चीज को particularly in India sexuality questions are somehow paid very very less attention. उसके बारे में बात यह हो गई कि अपने कल्चर में उसके बारे में बात करने के लिए भी लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा, जनरली भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप पीसी ले लीजिए और सीआरपीसी ले लीजिए और द सीआरपी द क्रिमिनल कोड और इंडियन पेनल कोड, कि आप इसमें भी इतना अटेंशन आपको नहीं दिखता है कहीं कहीं, एक्सेप्ट अंडर वायलेशन द वायलेंस, यू डोंट हैव रियली द प्रोटेक्टिव प्रोविजंस टुवर्ड्स द सेक्सुअलिटी. मुझे लगता है कि वही आरपीडी बिल अपना आरपीडी बिल में भी रिफ्लेक्ट हुआ. द अदर थिंग व्हिच I think this is slightly controversial, but I will put it on the table. Let the audience judge for themselves. When it came to right to sexuality and right to marriage and right to reproductive rights, most of the other disabled community thought that it was simply a question of intellectual disability. The blind, orthopedically challenged, hearing impaired, everybody thought this is not concerned with us. This is something to do with the intellectual disabled who cannot make decisions for themselves. In the process, they have completely bypassed the fact that right to sexuality or the matters of sexuality is something that haunts every disabled equally. In the process, therefore, the kind of attention it needed to be paid was unfortunately missed, completely missed. तो सिर्फ जो पेरेंट्स था इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड का, वही लोग इसके ऊपर लॉबिंग कर रहे थे, except that no other disabled groups have extended the support. Now we are paying I think the price of this. I hope at least in the days to come the awareness has to be built up, because the question of sexuality rights are to do with all kinds of disabilities, but under different circumstances. So मुझे लगता है ये दो कारण I think they must have played an important role in not getting the kind of attention that sexuality should have otherwise got. जी. दानिश, मैं एक थोड़ा सा इसमें स्लाइटली डिफरेंट व्यू पॉइंट रखती हूँ कि जो मिस अनावरन ने कहा कि बहुत इम्पोर्टेंट है और कहीं पर ये सच भी है, लेकिन एक तीसरा रीजन था, और वो रीजन ये है कि अगर आप ये जो पिछले समय में 2013 में जो अमेंडमेंट्स आई हैं और इससे थोड़ा सा पहले जो अमेंडमेंट्स आई हैं सीआरपीडी में, अगर आप उनको ध्यान से देखिएगा तो आप ये रियलाइज करेंगे कि जब भी किसी डिसेबल्ड पर वायलेंस होती है तो सेक्सुअल असॉल्ट जैसे है तो इट बिकम्स एग्रावेटेड, ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट भी ज्यादा है. कहीं पर बहुत सारे लोगों की ये भी सोच रही है कि जब अगर हम मतलब डिसेबल्ड को कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम का पार्ट मानना चाहते हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम का पार्ट हो, तो हमें जो मेन स्ट्रीम लॉज हैं उनमें डिसेबल्ड को लेकर कुछ अमेंडमेंट ऐसी लानी पड़ेंगी जिससे कि उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट हो जाएं और वो एक अलग से हटकर हमें लॉ ना बनाना पड़े. एग्जैक्टली. तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, लेकिन ये कहने के बाद मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट मेनली विमेन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाता है, जो डिसेबिलिटी के कारण there is a certain kind of sexual violence of denial with disabled men, वो कहीं पर गुम गई है. वो हमने उसको बिल्कुल उस मुद्दे को ही कहीं ना कहीं बिल्कुल हम कहीं पर छोड़ आए हैं और हमने उस पर कोई डिस्कशन नहीं करी है, और वो बहुत जरूरी था. बिकॉज एक डिसेबल्ड आदमी होने के नाते there are different kinds of sexual expressions which are denied to me, and that is absolutely एक violation है जिसको हमें रोकना चाहिए था. Exactly. Or we have lost the line with Shalini ma'am, so I will continue with you.
रोमा मैम ये बताएं कि ठीक है हमने आरपीडी बिल बना दिया, और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे जो कम्युनिटी मेंबर हैं हमारे अभी भी रूरल एरिया में हैं, विलेज में हैं, तो आरपीडी बिल बना देना कितना इम्पोर्टेंट है इससे पहले कि लोगों को जागरूक किया जाए कि ये उनके राइट्स हैं। क्या उनको अवेयर किए बिना आरपीडी बिल अपनी जो समर्था है उसको प्रूव करता है? कितना बड़ा चैलेंज है ये एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज दानिश, आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट मुद्दे को टच किया है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि सोच बदलनी है, और सोच ही अगर हम नहीं बदल पाते हैं, और ये दोनों अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, ये दोनों सिचुएशंस में अप्लाई करता है। एक मेन स्ट्रीम जो सोच है और एक जो डिसेबल्ड कम्युनिटी की सोच है, इन दोनों में ही बदलाव लाना है। बिकॉज क्या हो रहा है कि जो सदियों से चली आ रही है ना एक प्रथा कि डिसेबल्ड को हम एक दायरे में, एक हम कैसे कहें, हम उनको एक बॉक्स में डाल देते हैं और हम उनको केवल बॉक्स में देखते हैं कि ये डिसेबल्ड है इसलिए ये ऐसा कर सकता है, वैसा नहीं कर सकता है, ये ऐसे अपनी जिंदगी जिएगा, वैसे नहीं जिएगा। तो ये जो है, ये एक सोच जो है ये अक्रॉस द बोर्ड है, ये मेन स्ट्रीम में है, ये डिसेबल्ड में भी है। और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी, मैं यही सोच रही थी जब हमारी पूरी डिस्कशन हो रही थी कि देखिए अब जैसे राइट टू एम्प्लॉयमेंट हम रिजर्वेशन में लेते हैं 3%, ठीक है, लेकिन आज की तारीख में मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज अगर हम जितने गवर्नमेंट जॉब्स हैं, अगर हम टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स पूरे इंडिया में लेकर चले तो हमें शायद 0.05% रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगी। और ये एक बहुत अहम बात है कि इतने सालों के बाद अभी भी सोच नहीं बदली जी, रिजर्वेशन के बावजूद जॉब नहीं मिल रही हैं। और अगर आप केसेस देखिएगा तो शायद जहां तक मेरा ख्याल है कि जब उमा तुली जी, आई थिंक वी लॉस्ट द लाइन। I think Dhanuji, am I audible? Yeah, please continue. Let's continue with what she was saying. I think अगर आप disability के अगर law पर आएंगे, आप जो सोच रहे थे वो ठीक है। I mean, in most of the cases, first you build up the awareness, and then you will legislate a law based on the awareness, based on a demand from the below. जी, the best example is the 16th December 2012 incident in Delhi, right? First you had a great movement after that, and then we had late Justice Verma's committee, and then you have an amendment to the criminal law. But when it comes to the disabled, the problem is, as we are scattered minority, it is very difficult for us to build up the pressure from the below. Even if you build up the pressure, that pressure is never heard in the headquarters. So what is really happening with reference to disabled in India, from whatever little experience we have over the last two, three decades, is that law takes precedence. First you make a law, and through the law, the disabled get empowered, and they get, interestingly, it happens quite reverse with reference to disabled. The law creates awareness about the rights instead of awareness asking for a law. Exactly. In the case of other marginalized groups, it is the awareness in the bottom that brings up the law, but in our case, it is the law that creates the awareness. That we should keep in mind all the time. Because if you look at the PWD Act is simply a consequence of the decade of the Asia-Pacific agreement of the United Nations. We made a law because of the international pressure. But look at the consequence of that. Because we have a law, now we are able to talk about another law, which is an improved version. And let me also tell you that RPD bill today is the consequence of UNCRPD, because India has signed it, whether knowingly or unknowingly. So most of these laws that are being enacted in India perhaps are not as a consequence of any social movement from the below, most of the time, of course, but because they come from the top. I think there is no harm in it. Once the law is in place, the awareness gets created. It may take a little longer time than usual, but I think that's how it is happening.
Exactly. Or today I seriously I want to make a very critical observation today with due respect to all my community or fellow members. रोमा मैम आपने ज्वाइन कर लिया, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी। I am wonder, मैं लेट ब्लाइंड हूँ, दो आई एम वर्किंग, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आई स्पोक टू मेनी पैनलिस्ट इन दिस वीक एंड इवन द मेंबर्स हु आर रनिंग द एनजीओज who are educating our fellow members, they don't have any idea about such about this topic and such topics. They want to speak on the general topic. Now what I want to raise the point, Roma ma'am, आपको नहीं लगता कि जो हमारी इंस्टीट्यूट्स है, जो स्पेशल स्कूल है, जो हम स्पेशल स्कूल का नाम देते हैं, we never gave them education about RPD bill, PWD bill, about our laws. Don't you know there should be some resourcing? हम रिसोर्स करते हैं, ब्रेल सिखाते हैं, मोबिलिटी सिखाते हैं, बट आई कैन गारंटी यू आज हमारी जो छोटी बड़ी एनजीओ गिने चुने लोग होंगे जिनको वाकई पीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पूरा पता है, और बच्चों को तो पता ही नहीं ये चीजें हैं क्या। तो आपको नहीं लगता स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट के रूप में अगर वो एजुकेशन का भी पार्ट नहीं है तो हम एक्स्ट्रा बना के एटलीस्ट स्पेशल स्कूल में तो एजुकेट कर सकते हैं? जी रोमा मैम। मेरे ख्याल से दानिश, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आपने टच किया है कि अगर हम स्कूल लेवल से ही एक डिसेबल्ड बच्चे को उसके राइट्स की जानकारी दें, और राइट्स ही नहीं, एक्चुअली क्या है कि डिसेबल्ड बच्चा ही नहीं, उनकी फैमिलीज को भी कोई आइडिया नहीं होता है, स्कीम्स का कोई आइडिया नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि कई बार सरकार तो बहुत अपनी तरफ से कुछ कर देती है, लेकिन डिसेबल्ड उनको एक्सेस ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक, अगर हम एक मैंडेटरी प्रोविजन ले आए कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हर एक डिसेबल्ड बच्चे को कम से कम उसके राइट्स की, उसके जो उसको एक्ट सप्लाई करते हैं, जो उसके बेनिफिट के लिए स्कीम्स बनी हैं, अगर वहां से हम शुरू करें तो बहुत हमारे समाज में तब्दीली आ सकती है। और अगर ये चीज हम मेन स्ट्रीम में ले आए और नॉन डिसेबल्ड बच्चों को भी एजुकेट करें, तो शायद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसकी सोच शायद बदली हुई मिलेगी हमें। जी बिल्कुल। शालिनी मैम ने ज्वाइन कर लिया। जी हमने यहाँ पर डिसेबिलिटी डिस्कोर्स का टॉपिक शुरू किया था मैम, अवेयर करने के लिए। तो आज समय कम है, अब क्लोजिंग कमेंट के लिए आता हूँ और अगले एपिसोड में हम बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे इसके। शालिनी मैम, ये अवेयरनेस, इस पे आपके फाइनल कमेंट चाहूंगा कि अवेयरनेस जब तक लोगों को हम बताएंगे नहीं बिल है क्या, तो उसके बिना क्या आरपीडी बिल अपनी जो प्रूव करता है कि वो किसके लिए बनाया है? क्योंकि गाँव में या स्कूलों, बहुत सारे अर्बन एरिया में आई एम श्योर कि लोगों को नहीं पता है। और मैंने जब कुछ लोगों से पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट अवर कम्युनिटी, वो कहते हैं हमें सिर्फ इतना पता है कि रैलियां होती है ब्लाइंड लोगों की, अपार्ट ऑफ दैट वी नेवर नो एनीथिंग कि भाई कुछ और भी होता है। तो ये कितना बड़ा मुद्दा है? मुझे लगता है अब आरपीडी बिल इस कंटेम्प्रेरी टाइम्स में बड़ा हो ना हो बहुत गहन मुद्दा है, जो आगे आने वाले वक्तों में पीडब्ल्यूडीज की जिंदगियों को बहुत असर करने वाला है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता दानिश कि हर व्यक्ति से जाके पूछा जाए, मिलियंस ऑफ जनता है हमारे देश में भी पीडब्ल्यूडीज की, हर एक से तो जाके डेफिनेटली बात नहीं की जा सकती है बिल से पहले। लेकिन हाँ, जो लोग वाकई में ग्राउंड रियलिटीज के साथ जुड़े हैं और इन लोगों के साथ आए दिन काम करते हैं, उन लोगों के साथ जरूर और बात अभी करनी चाहिए और उनके जरिए ये आरपीडी बिल बनाने वालों तक, बिल में बैठने वाले लोगों तक ये बात जरूर पहुंचानी चाहिए कि मुद्दे अभी और भी हैं। उन सब की एक बहुत वी नीड टू डू अ लिटिल मोर ओवरहॉलिंग ऑफ द बिल। थोड़ा और लार्जर तौर पे और सोचना पड़ेगा अभी इसके बारे में। मुझे लगता है अभी ये बिल डेफिनेटली अपने आप में पूरा नहीं है। बिल्कुल। मुझे काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि इस पर डिबेट भी होनी चाहिए। विल थिंक, अभी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में पॉसिबल होगा तो हम जरूर करवाएंगे। जी अनावरम सर, आपके क्लोजिंग कमेंट। आई थिंक मैं अगर असली टॉपिक पे आ जाए
the right to reproductive rights. वो सर हम अगले शो में बिल्कुल कवर करेंगे, राइट टू फर्टिलिटी और राइट टू रिप्रोडक्टिव राइट्स। जी, right to marriage, right to not to marriage. I think they are very, very important questions, unfortunately, which didn't receive the kind of attention which they should have received. लेकिन मुझे ये लगता है कि जब लोगों इस रियलिटी को फेस करना शुरू करते हैं, वो ऑलरेडी हो रहा है, जब लोग पहले ये सोच सकता है, थोड़ा शर्म हो सकता है, लेकिन शर्म से आप कितने दिन जी सकते हैं, तो थोड़ा बाहर आएंगे और उसका भी लाइमलाइट होगा। और आई थिंक इन द डेज टू कम यू विल हैव मोर शोज टू डू ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, particularly when men with disabilities will come up with their own kinds of stories, which I'm sure are going to be very peculiar. So we'll hope something, because I think this has to be debated. This needs to be debated. We are shying away from it. I think it is time for us to break the ice. जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे डिबेट रखने की। और मैं जो ड्राफ्ट बनाते हैं, अगर वो मेरा शो सुनते हैं और यूट्यूब पे भी लिसनर्स आप शो को सुन सकते हैं, तो अगर मेरी सिर्फ यही एक विनती है कि इसको ओपन डिस्कशंस में लाया जाए। जो लोग ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहे हैं, एटलीस्ट जो स्कूल और हॉस्टल्स के साथ जुड़े हैं, तो उनके भी सुजेशंस इनवाइट किए जाएं, ताकि वो ज्यादा बढ़िया से बता सकें कि ग्राउंड रियलिटी एक्चुअली क्या है। तो ऐसा ना हो जाए कि हर चीज एलीट क्लास की बन जाए और दूसरे डिलीट क्लास बन जाए, तो ऐसा कहीं ना हो। जी रोमा मैम, आपके क्लोजिंग कमेंट। दानिश, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो बात उठकर बाहर निकल कर आई है, ये बहुत जरूरी है कि ये डिस्कशन, ओपन फोरम में शुरू होनी चाहिए। और इसलिए मैं एक्चुअली आपको बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि एक जो पर्दे के पीछे छुपी हुई बात है, आज आप उसको रेडियो के जरिए पूरे देश में हजारों लाखों लोगों के सामने लाकर रख रहे हैं। तो जैसे जैसे ये अब क्या होगा कि एक इंसान को अपने लेवल पर ये बात करना कई बार मुश्किल लगता है। जो बात छुपी रहती है उसको बाहर लेकर आना मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो बात किसी ने बाहर लाकर रख दी, तो जो अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, या जो अपनी सोच होती है, या जो अपनी बात करने का मौका होता है, वो इंसान को मिल जाता है। सो आई हैव टू से थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत ही आपसे मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि एक तो आपने ये बात करने की सोची, और दूसरा कि आपने मुझे ये मौका दिया इस शो का पार्ट बनने का। जी बिल्कुल मैम, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं हमें ज्वाइन करने के लिए और अपने कीमती व्यूज रखने का और लोगों को एजुकेट करने का। हम अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे आप सभी के साथ। और लिसनर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम सुनने के लिए, अपना प्यार बख्शने के लिए। और आप रेडियो उड़ान के शोज सुन सकते हैं यूट्यूब पर, रेडियो उड़ान स्पेस बदलता दौर, और आप सभी शोज यूट्यूब पे सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इंडीड। थैंक यू, Danish. Thank you.